आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 117 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 118 मुलाहिज़ा फरमाएं। हम दोनों उनके सीधे होने का इंतजार किए बगैर आगे बढ़ गए, मगर मेरे दिल में उस चीज के बारे में तजस्सुस जाग उठा था जिसे देखते ही मुहाफ़िज़ों का रवैया बदल गया था। वो चारों तरफ चट्टानों में घिरा हुआ कोई बहुत ही महफूज और पुरस्कार सा मकाम था। यहाँ तहद्दी नजर उस हौलनाक कैद खाने के अलावा कोई इमारत नजर नहीं आ रही थी। उस इमारत की बैरूनी साख्त चौकोर और बिल्कुल सीधी थी। उसके एक तरफ मुख्तसर सा बाग था और काफी जगह छोड़कर कंक्रीट की 3-4 फुट ऊंची दीवार पर चारों तरफ आयनी जंगले नस्ब थे जिन्होंने अहाते की सूरत इख्तियार कर ली थी। वहीं कुछ फासले पर मुकम्मल आयनी बाड़ी फारी बंद लैंड रोवर खड़ी हुई थी जिसमें शायद वीरा वहां तक आई थी। शायद लैंड रोवर के टायर और बाड़ी का निचला हिस्सा धूल मैटा हुआ था, जिससे जाहिर हो रहा था कि उस इमारत तक रसाई के लिए गाड़ी में काफी देर तक कच्चे रास्ते पर सफर किया गया था। ये कौन सी जगह है? जब वीरा लैंड रोवर के दरवाजे का कुफल खोल रही थी तो मैं अपने उस सवाल को न रोक सका। यह इमारत उर्फे आम में डेल्टा कैंप कहलाती है। वो ड्राइविंग सीट संभालते हुए बोली और मैं दूसरी तरफ से घूमकर पैसेंजर सीट पर आ गया। सुल्तान शाह ने एक भी नशीद संभाल ली थी। इसका मसरफ क्या है? मैंने पूछा। एक मसरफ तो तुम भुगत ही चुके हो। उसने इंजन स्टार्ट करके गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए मुस्कुरा कर कहा, मैं भी यहाँ दूसरी बार आई हूँ। पहली मरतबा यूरोप के नुमाइंदों के इजलास में शिरकत करने आई थी। हो सकता है कि आम दिनों में यहाँ कुछ और भी होता हो। तुमने मुहाफ़िज़ों को जेब से क्या चीज़ निकाल कर दिखाई थी? वो मेरी नई दरियाफ्त है और हर बड़े की शनाख्त का जरिया है। उसने ये कहते हुए अपनी जेब से एक तिलाई सिक्का निकाल कर मेरी तरफ बढ़ा दिया, जिसके दोनों तरफ चांदी से उभरी हुई एक हसीन इंसानी आंख ढली हुई थी। तलाई सिक्के के दोनों तरफ इंसानी आंख इस कदर भरपूर मुकम्मल अंदाज में ढली हुई थी कि उसकी एक एक पलक तक नुमाया थी और डाई कास्टिंग के बगैर महारत से उस कदर यकसा नकासी करना इंसानी बसात से बाहर मालूम होता था। सिक्के के पस मंजर पर सफेद आंख दूर ही से नुमाया तौर पर नजर आ सकती थी। मैंने तफसीली जायजा लेकर वो सिक्का अपनी जेब में डाला तो वीरा बुरी तरह तिलमिलाई थी। उसने सिक्का वापस लेने के लिए मुझसे बहुत बहस की, मगर मैं किसी बुरे वक्त के लिए उस तिलस्माती सिक्के को अपने पास महफूज रखने का फैसला कर चुका था। लिहाजा वीरा को हार मानना ही पड़ी। वो हमेशा से ऐसे सिक्कों के बारे में सुनती आई थी जिनको हासिल करने वाले शी में आई मैन कहलाते थे, मगर वीरा अभी तक उस मकाम पर नहीं पहुंची थी कि खुद भी ऐसे सिक्के की मालिक होती। लेकिन दाऊद को हलाक करने के बाद उसे खुशकिस्मती से उसकी जेब से वो नकराई आंख मिल गई थी। वीरा का ख्याल था कि दाऊद को ग्रुप 9 की सरबराही के साथ ही वो सिक्का अता किया गया था ताकि वो किसी भी मरहले पर अपने इख्तियारात में कमी के एहसास में मुब्तला न हो। वरना यूरोप से बाहर शी के अराकीन में उस खुफिया शनाख्त का रवाज नहीं था। उस सिक्के के मालिक आई मैन से शी में किसी को कोई दूसरी शनाख्त तलब करने का इख्तियार नहीं था और जो ऐसी जसारत का मुर्तकिब होता उसे आई मैन अपनी मर्जी के मुताबिक मुआखजे के किसी खून के बगैर कत्ल भी कर सकता था। उस शनाख्ती सिक्के की अहमियत के पेश नज़र मेरे जहन में यह ख्याल पैदा होना लाजमी था कि दाऊद की मौत के बाद शी की तरफ से गुमशुदा सिक्के की तलाश में भरपूर कोशिशें की गई होंगी, जिसमें नाकामी के बाद शी के सरबराहरों लोगों को ये यकीन हो गया होगा कि उनका एक शनाख्ती निशान शी से बाहर किसी के कब्जे में चला गया है, जो उसकी अहमियत से वाकिफ होने के बावजूद किसी भी वक्त उसे शी के लिए खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। दाऊद की मौत बल्कि उस सिल्वर आई की गुमशुदगी के बाद ही तुम्हारी तलाश की मुहिम में शिद्दत आई है। वो लोग दाऊद की मौत को तुमसे मंसूब कर रहे हैं और उसकी बाजियाबी के सिलसिले में तुम्हारे खिलाफ डकैती का स्कैंडल खड़ा गया था ताकि तुम्हें पकड़कर सिल्वर आई के बारे में बाज पुरस की जा सके। उसने मेरे सवाल पर कहा, लेकिन पीटर एंच ने इस बारे में मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं पूछा। बेहोशी के दौरान में मेरी तलाशी लेकर उन्हें यह अंदाजा हो ही क्या होगा कि नुकरई आंख अगर मेरे कब्जे में नहीं थी तो मैंने उसे कहीं छुपाया होगा। तुम पीटर एंच को जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हो। वो बुरा समूह बनाकर बोली, तुम ये गौर क्यों नहीं करते कि उन्होंने तुम्हें मरवाने की बजाय जिंदा कैदी बनाकर डेल्टा कैंप में क्यों रखा था? बाज पुरुष की इब्तिदा तो उसी वक्त होती जब पीटर एंच तुम्हें शी के जिम्मेदारों के हवाले करता। उन्हें एक बार यह यकीन हो जाता कि सिल्वर आई तुम्हारे कब्जे में नहीं है तो वो तुम्हें एक लम्हे के लिए भी जिंदा न रहने देती। शी अपने दुश्मनों को जिंदा रखकर परवान चढ़ाने के बजाय पहली फुर्सत में उन्हें मौत के घाट उतारने में यकीन रखती है। उन्हें तुमसे मोहब्बत नहीं हो गई थी जो तुम अब तक जिंदा हो। बात काबिल फहम थी, बल्कि हम दोनों ही उस बात का कोई जवाब तलाश नहीं कर सके थे कि पीटर एंच हमें बहला फुसलाकर जिंदा रहने की उम्मीद दिलाता रहा था। मगर अहम नुकता यह था कि वीरा पीटर एंच की असलियत से बेखबर थी। उसे बाहर का एक अदना आदमी समझ रही थी, जबकि वो खुद ही शी का रूह रवा जिमी लाइट था जिसे हमसे बराह रास्त सिल्वर आई के बारे में बात करना चाहिए थी। तुम पीटर एंच के बारे में इसी गलतफहमी में मुब्तला हो जिसमें वो तुम्हें उलझाए रखना चाहता है। मैंने चंद सानियों को पुरसकून
तवक्कुफ के बाद वीरा से खुलकर बात करने का इरादा कर लिया। यहाँ वो रूप बदलकर शी की निचली सफ़ों में घुसकर अपने एक एक आदमी की कारकर्दगी पर नजर रखता है, मगर दरअसल वही जिमी लाइट है। वो बेख्तियार जोर से हंस पड़ी। मुझे हैरत है कि तुम उससे मिलकर भी उसकी असलियत और ज़हनी सलाहियतों के बारे में दुरुस्त अंदाजा नहीं लगा सके। पता नहीं तुम किस तरह उसके हाथ लग गए, वरना वो इंतहाई कुंद ज़हन और खबी आदमी है। ये सोचा भी नहीं जा सकता कि वो शी का सरबराह रुकन हो सकता है। मैंने उसे बहुत करीब से देखा है। वो हूबहू उस तस्वीर की नकल है जो हम दोनों ने लाइट्स कॉटेज में देखी थी। मैंने उसे समझाते हुए कहा, उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका राज फाश किया तो वो मेरी जिंदगी का आखिरी लम्हा साबित होगा। वो मेकअप में रहा होगा। वीरा ने बेपरवाही के साथ कहा, अब यही देख लो कि तुम वो राज मेरे सामने अफशा कर चुके हो, मगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ, मैंने कदरे चिढ़कर कहा। असल सूरत और मेकअप में आसानी के साथ तमीज़ कर सकता हूँ, जो अपनी असली सूरत में रहता हो या न रहता हो। मगर एमी ने मुझे उसकी जो तस्वीर दिखाई वो लाइट्स कॉटेज वाली तस्वीर से मुशाबा थी। ओह, तो तुमने उसकी सिर्फ तस्वीर ही देखी है और मेरी आंखों की देखी हुई बात पर शुबा कर रहे हो। माय डियर टैनी, तस्वीर में तो बड़े से बड़ा माहिर भी अच्छे मेकअप का पता नहीं चला सकता। बहरहाल मुझे ये अंदाजा हो गया है कि वो मस्करा तुम्हें मरूब करने में कामयाब हो गया था। ये भी तो हो सकता है कि वो तस्वीर सिरे से उसकी ना हो। फिर वो तस्वीर डेल्टा कैंप में कैसे पहुंची? वहां उसका क्या मकसद था? एमी ने उस तस्वीर को पीटर एंज की हैसियत से मेरे हवाले किया था और वो कई दिन से उसके साथ थी। ये एमी कौन है? वीरा ने चौंक कर सवाल किया। जवाब में मैंने इख्तिसार के साथ उसे इब्तिदा से पूरी कहानी सुना डाली, जो वीरा के लिए बहुत दिलचस्प साबित हुई। वो नाहमवार और कच्चे पहाड़ी रास्ते पर लैंड रोवर ड्राइव करते हुए दरमियान में सवाल भी करती जा रही थी। ये तो मैं मान ही नहीं सकती कि पीटर एंज जिमी लाइट है। मेरे खामोश होने पर वो पुरख्याल अंदाज में बोली, लेकिन जो कुछ तुमने बताया वो खासा तशवीशनाक है। अगर वो अहमक और पागल लड़की उसके इश्क में मुब्तला हो गई थी तो उसने पीटर के मेकअप पर गौर ही नहीं किया होगा। आखिर उस वक्त पीटर को जिमी लाइट का मेकअप करने की क्या जरूरत थी? मैंने उसकी बात काट कर कहा, वो तो सूटकेस की तलाश में एमी तक पहुंचा था जिसमें हेरोइन छुपाकर इटली लाई गई थी। मेरा मामला तो इत्तफाकन ही दरमियान में आ गया, वरना वो एमी से हमदर्दी जताकर सूटकेस के बारे में मालूमात हासिल करके लापता हो जाता। उस वक्त तक गाड़ी एक सरसब्ज इलाके में पुख्ता सड़क पर आ चुकी थी, जहां कुछ फासले पर देही आबादी के आसार नजर आ रहे थे। फिर तो यह ख्याल भी गलत हो जाता है कि जिमी लाइट ही था, मगर पीटर एंज के नाम से एमी के सामने आया था। वो खुद कलामी के अंदाज में बोली, कुछ जलते हुए तवे पर खड़ा होकर भी कहे कि जिमी लाइट ही यहाँ पीटर एंज बना हुआ है तो मैं यकीन नहीं कर सकती। मगर अब यह जरूर देखना पड़ेगा कि ये दोनों नाम यकजा कैसे हो गए। तुम्हारे मानने या न मानने से हकायक नहीं बदल सकते। मैंने उसकी हटदर्मी पर नवारी के साथ कहा, तुमसे मुलाकात के बाद मेरे ज़हन में तो सब कुछ साफ हो गया। जिमी लाइट एमी को साथ लेकर मेरी तलाश में लंदन आया और उसने दाऊद की मौजूदगी से फ़ायदा उठाते हुए उसे आई मैन बना दिया, क्योंकि वो शी का पाकिस्तानी सरबराह होने की वजह से मेरे बारे में बहुत कुछ जानता था। मगर दाऊद अपनी बदकिस्मती से मारा गया और उसकी सिल्वर आई तुमने उड़ा ली और यूं जिमी लाइट को खुद मेरी तरफ मुतवज्जा होना पड़ गया। उसने मुझे जेर भी कर लिया, मगर वो मुझे अपनी हमदर्दी का पूरा यकीन दिलाने के बाद ही सिल्वर आई का मसला उठाना चाहता था और इसीलिए उसने मुझे बताए बगैर या तुम्हें मेरे बारे में बताए बगैर तुमको बेखबरी में डेल्टा कैंप भेज दिया। शायद उसे उम्मीद रही हो कि मैं तुमसे सिल्वर आई का जिक्र करूंगा तो अपने हिसास सिल्की निज़ाम पर हमारी गुफ्तगू सुनने में कामयाब हो जाएगा। मौका मिला तो मैं तुमको दिखाऊंगी कि पीटर एंज किस कदर हकीर और नकम्मा आदमी है। वो बोली, मैं उसे तुम्हारे सामने गिरबान से पकड़कर चांटे भी लगाऊंगी तो वहां सज कर मेरे हाथों से पिटता रहेगा। तुम लाइट्स कॉटेज वाली तस्वीर की बात कर रहे हो तो पीटर की शक्ल दूर दूर तक उससे नहीं मिलती, ना मिलती होगी। मैंने तो सारे वाकयात तसलसल के साथ तुम्हें सुना दिए। मुझे यकीन है कि एमी से टकराने वाला जिमी लाइट था और उसी ने मुझे कैद किया था। फिर उसी से मेरी ट्रांसमीटर पर बात हुई थी। तुम्हारे साथ गुफ्तगू करते हुए मैंने उसकी आवाज़ पहचानी थी। अब अगर तुम मुसर हो तो मैं यही कह सकता हूँ कि जिमी लाइट ने पीटर एंज का नाम इस्तेमाल किया होगा, लेकिन एक निकम्मा और गैर मुतल्लिक आदमी बैक वक्त इतना अहम कैसे हो सकता है किसी का सरबराह उसका नाम इस्तेमाल कर बैठे। ऐसे वाक़े का कोई ना कोई पस मंज़र जरूर होना चाहिए, वरना जिमी लाइट खपती और फातुल अकल साबित हो जाता है। हमें सफ़र करते हुए काफ़ी देर हो गई है। अचानक सुल्तान शाह ने दखल अंदाजी की, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम दोनों की बहस में हम रास्ता भूल गए हों। चाहे तुम्हें यह अंदाज़ा नहीं कि तुम दोनों लंदन से करीबन 50 किलोमीटर बाहर कहते और अब मैं तुम्हें दोबारा लंदन ले जाने का खतरा मोल नहीं ले सकती, इसलिए हम एक साहिली कस्बे की तरफ जा रहे हैं। मेरा तो ख्याल है कि फ़िलहाल तुम्हें भी लंदन का रुख नहीं करना चाहिए। डेल्टा कैंप के मुहावजों से ये बात फैल जाएगी कि सिल्वर आई तुम्हारे कब्जे में। मैंने कहा, यही मेरा टेस्ट पॉइंट है। वो बोली, पीटर एंज तंजीम का रुकन नहीं है। मुहाफिज उसे सिल्वर आई के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बताएंगे, बल्कि मेरे निकल जाने का कोई बहाना बना देंगे। और अगर वो शी का आदमी है तो उसे इल्म हो जाएगा कि सिल्वर आई मेरे पास है। इस वक्त मैं उसी की हैसियत के बारे में किसी ढंग की बात पर जरूर गौर कर सकूंगी। यानी तुम लंदन जाने का खतरा मोल लोगी? मैंने सिगरेट सुलगाते हुए सवाल किया। वो तो लेना ही पड़ेगा, मुझे जिंदा रहने के लिए सहारे की जरूरत है।
चीजें कटकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं उनमें रहकर अपना दिफा करूंगी। इस बार मिला हुआ मकाम दोबारा नहीं खोना चाहती, यानी अब मेरे और तुम्हारे रास्ते अलग होंगे। मैंने ये तो नहीं कहा। मेरे लिए शी की अहमियत बस उस कदर है कि मैं अपने बाप तक पहुंच सकूं, क्योंकि मेरी जिंदगी में उसके सिवा कोई मकसद नहीं रह गया। तुमने पीटर रेंज का चोचा छोड़कर मुझे खर्च में मुब्तला कर दिया। मैं अब ये भी मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं इतने घटिया बाप की बेटी हो सकती हूँ। हालांकि तुम्हारा बाप किसी मायार से भी अच्छा आदमी नहीं है। उसने डॉन मार्सियानो के रूप में तुम्हारे साथ जो शर्मनाक सलूक किया, उसे सोचकर ही तुम चिराग पा हो गई थी। वो उसकी सोच का एक रुख था। हो सकता है कि मेरे जहन से औरत और मर्द के फर्क को मिटाना चाहता हो, मगर डॉन मार्सियानो के रूप में भी वो बला का ज़हीन और काया साबित हुआ था। यह नुक्ता भी काबिल गौर है कि डॉन मार्सियानो इटली में मुकीम था और पीटर रेंज भी रोम ही में एमी से टकराया था, और इन नामों को तुम दोनों ने जिमी लॉयड की हैसियत से शनाख्त किया है। रोम पहुंचकर मैं बहुत कुछ कर सकूंगी, वो पुरख्याल लहजे में बोली। उसने एमी के सामने जो नाम भी इख्तियार किया होगा, पुलिस के रिकॉर्ड में उसका नाम पता जरूर होगा, क्योंकि किसी की जमानत लेने वाले के लिए बाहैसियत होना जरूरी होता है। जमानत की कहानी उसने एमी को सुनाई थी। हो सकता है कि उसने बाला ही बाला रिश्वत देकर एमी को छुड़ाया हो। उस जैसे चालाक लोग कहीं भी अपना कोई सुराग नहीं छोड़ते। ये सब बात की बातें हैं। फिलहाल तो मैं ये सोच रही हूँ कि तुम्हारा लंदन के मुजाफात बल्कि बरतानिया में रहना ही तुम्हारे हक में खतरनाक हो सकता है। तुम्हें पहली फुर्सत में यहाँ से निकल जाना चाहिए। हम कहाँ जा सकते हैं? अब तो हमारे पास कागजात भी नहीं है। कागजात से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस वक्त हम जेथाम जा रहे हैं। अगर मतलूबा आदमी मिल गया तो वह रातों रात तुम दोनों को यहाँ से निकलवाने का बंदोबस्त कर सकता है। और गजाला का क्या होगा? मैंने इसरारी लहजे में सवाल किया। तुम यहाँ रहकर भी उसके लिए कुछ न कर सकोगे, लिहाजा फिलहाल तुम्हें उसको भूलना होगा। वह संजीदगी के साथ बोली। प्यार आदमी उसकी तलाश में मसरूफ है। अगर वो मिल गई तो तुम्हारे पास पहुंचा दी जाएगी। पीटर रेंज भी उसका जिक्र कर रहा था। वो लोग भी गजाला की तलाश में। सोनिया वाली कहानी काउंटी की पुलिस के लिए तो कारगर साबित हुई थी, मगर उन लोगों को उस पर शुबा है। मुझे ये नजर आ रहा है कि तुम लोगों के निमहक का यही आलम रहा तो जेथाम पहुंचने से पहले कहीं हमारे चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। सुल्तान शाह की तंजिया आवाज उभरी। क्यों? वीरा ने चौंक कर सवाल किया। उसकी निगाहें फौरन ही अकब नुमाइने पर पड़ गई थी, और मैंने भी इस तरह तौर पर सर घुमाकर पीछे वैरान सड़क का जायजा लिया था। पीछे तो कोई भी नहीं है, फिर ये वहम क्यों हो रहा है तुम्हें? वीरा ने सुल्तान शाह से पूछा। तुम दोनों बातों में मसरूफ हो और मैं खाली बैठा घटती बढ़ती आवाजें सुन रहा हूँ। मुझे महूम सा शुबा है कि हमारा पीछा किया जा रहा है और हम हर लम्हे उनकी जद में। वो झिझकते हुए बोला। सड़क तो साफ पड़ी है, कहीं तुम्हें बदरूहें तो नजर नहीं आ रही हैं? वीरा ने उसका मजाका उड़ाते हुए कहा। बदरू ही समझ लो, क्योंकि वास्ता शी से पड़ा हुआ है। सुल्तान शाह ने बुरा मनाया कर कहा। हमारे कैंप से रवानगी के चंद मिनट बाद मुझे हेलीकॉप्टर का शोर सुनाई दिया था, जो बार बार कभी करीब आ जाता है और कभी दूर हो जाता है। मेरा ख्याल है कि वो हमारे पीछे पड़े दायरे में चक्कर काटते हुए निगरानी कर रहा है। ओह, वीरा मुस्तरिब होगी। तो इतनी देर से चुप क्यों बैठे थे? जरा देखो तो डैनी। मैं उसकी हदायत से पहले ही खिड़की का शीशा गिराकर सर बाहर निकाल चुका था। हमारी गाड़ी से काफी पीछे जमीन से काफी बुलंदी पर फिजा में एक हेलीकॉप्टर वापस जाता हुआ नजर आ रहा था। मैंने सर अंदर डालकर वीरा को फिजा में हेलीकॉप्टर की मौजूदगी की इतला दी तो उसके चेहरे पर गहरी तशवीश फैल गई। सुल्तान शाह का ख्याल दुरुस्त मालूम होता है, क्योंकि शी के लिए डेल्टा कैंप बहुत अहमियत रखता है। हो सकता है कि अब उसके करीब हेलीकॉप्टर पैड भी बना दिया गया हो, लेकिन डेल्टा कैंप तो पीटर रेंज की तहवील में। वो बाहर का आदमी होते हुए शी के वसाइल को कैसे हरकत में ला सकता है? मैंने तशवीश के बावजूद तंजिया लहजे में सवाल किया। डेल्टा कैंप सिर्फ उसी के तसर्रुफ में है। उसकी हिफाजत के लिए मामूल के मुताबिक हर कार्रवाई की जाती रहेगी। जरा कुछ देर तक उसकी नकलो हरकत पर निगाह जमाए रहो। मैं जरा रास्ता तब्दील करती हूँ। जब तुम सिल्वर आई दिखा चुकी हो तो अब तुम्हारे ताक़ुब का क्या जवाब रह जाता है? मेरा ख्याल है कि वो हेलीकॉप्टर किसी तफरीही परवाज पर है और सुल्तान शाह हमें वहम में डाल रहा है। जो तफरीही परवाज पर होता तो रास्ता बदल चुका होता। तुमने सुना नहीं कि सुल्तान शाह मुसलसल उसकी आवाज़ें सुनता रहे? इस वक्त हम एक मगरबी मुल्क में, पाकिस्तान में नहीं, जहाँ बाद सरकारी एजेंसियां भी ऐसी सहूलतों से महरूम होती हैं। तुम जरा उस हेलीकॉप्टर को देखते रहो। मुझे याद आया कराची में डॉक्टर वेल्सर की सरबराही में होने वाली बैनुल-अक़वामी इंसदाद मंशियात की कॉन्फ्रेंस में जब पहाड़ी इलाकों में मोमन खान और दूसरे लोगों की हेरोइन तैयार करने वाली फैक्ट्रियों का जिक्र चला तो ये बात भी सामने आई थी कि कबायली इलाकों के बाज़ मुखलिस और नेक नीयत लोगों को भी हेरोइन की बरामद के जरिए इलाके की मजमूई मुआशी खुशहाली के ख्वाब दिखाकर कारखाने कायम करने पर उकसाया गया था। और फिर तालीम और जदीद दौर की सहूलतों से नाशना उन लोगों ने दुश्वार गुजार पहाड़ी दरों और वादियों में ऐसे कारखाने कायम किए थे जिनकी हिफाजत रेडार और दूसरी जदीद तरीन मवासलाती राब्तों के जरिए की जाती थी। अगर शी के कारिंदे खैबर के दोनों तरफ ऐसी सहूलतें मुतारफ करवा सकते थे जिनसे पाकिस्तान में कानून के मुहाफिज भी महरूम थे तो कोई वजह नहीं थी कि वो खुद आलमी पैमाने पर उन सहूलतों से इस्तेफादा न करते। मैं खिड़की से सर बाहर निकाले फिजा में बहुत दूर मादूम होते हेलीकॉप्टर पर नजरें जमाए यही सब सोचता रहा। उसी दौरान में हेलीकॉप्टर मादूम होते होते एक बार फिर लम्हा बलमा वाज़ेह होने लगा। हवा की समत मुखालफ होने की वजह से उसके इंजन या पंखों का शोर सुनाई नहीं दे रहा था।
लेकिन यह अंदाजा लगाया जा सकता था कि हवाबाज एक तवील चक्कर काटकर दोबारा हमारी तरफ आ रहा था। अगर उस हेलीकॉप्टर का ताल्लुक शी से ही था तो हम तीनों के लिए सूरत हाल संगीन हो चुकी थी। हेलीकॉप्टर सड़क के बाएं तरफ सरसब्ज मैदानी इलाके पर बुलंदी पर परवाज करता हुआ लैंड रोवर से चंद सौ गज के फासले तक आया था और फिर अचानक दाहिनी तरफ घूमकर सड़क की दूसरी चांदनीम तायरे बनाता हुआ मेरी नजरों से उछला गया। मैंने खाना हवा से जमी हुई खोपड़ी अंदर की तो सुल्तान शाह दाहिनी खिड़की से हेलीकॉप्टर की वापसी के मंजर से लुत्फ अंदोज हो रहा था। वो हमसे चंद सौ गज का फासला बरकरार रख के एक बड़े दायरे की सूरत में पीछे आकर रहा है और अभी वापस गया है। मैंने वीरा को बाखबर करते हुए कहा, शायद वो हमारा पीछा करके मंजिल का तयन करना चाहते हैं, इसीलिए मैंने गाड़ी का रुख जेथाम की बजाय एशफोर्ड की तरफ मोड़ दिया है ताकि उन्हें यह अंदाजा ना हो सके कि हम साहिली पट्टी की तरफ निकलना चाहते हैं। वो आहिस्ता से बोली, मेरा ख्याल है कि हमें गाड़ी से बाहर निकलकर हवाबाज के रद्द-ए-अमल का जायजा लेना चाहिए। वो गैर मुसल्ला नहीं होगा। मैंने कहा, खुले आसमान के नीचे उसने हमारी झलक भी देख ली तो हमें अपनी मशीन गन की बौछार से बासानी भून डालेगा। इधर खुदरू घास में हम आसानी से खुद को छुपा सकेंगे। वो बाएं तरफ लहलाती हुई हरियाली की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो वैसे भी ज्यादा नीचे आने की गलती नहीं करेगा। उसे खौफ लाहक होगा कि कहीं नीचे से चलाई जाने वाली कोई गोली हेलीकॉप्टर की तबाही का सबब न बन जाए, फिर यही गाड़ी रोक दो। मैंने खिड़की से सर निकालकर पीछे फिजा का जायजा लेने के बाद कहा, अभी तक वो वापसी के लिए नहीं घूमा है। वो लौट आया तो फिर अगले चक्कर का इंतजार करना होगा। पीछे से स्टेन गन ले लो। वीरन लैंड रोवर कच्चे में उतार कर ब्रेक लगाते हुए सुल्तान शाह से कहा और फिर हम तीनों ने गाड़ी से उतरकर बाएं तरफ उगी हुई लंबी खुदरू घास के मैदान में दौड़ लगा दी। एक दूसरे के पीछे कई गज अंदर घुसने के बाद वीरा ने आसपास से काफी घास तोड़कर अपने सर पर जमा ली ताकि हेलीकॉप्टर के करीब आने पर देखे जाने के खदशे के बगैर खड़ी होकर सूरत हाल का जायजा ले सके। हम दोनों भी उसके करीब ही खड़े हुए थे। सुल्तान शाह स्टेन गन का मैगजीन चेक कर रहा था और मेरी निगाहें वापस आते हुए हेलीकॉप्टर पर मरकूज थी। फासला कम रह जाने पर मैं सुल्तान शाह के साथ घास में दुबक गया। हेलीकॉप्टर का दबता उभरता शोर तेजी के साथ करीब आता गया। उसी दौरान में वीरा मुसलसल तबसरे करती जा रही थी ताकि हम दोनों भी बदलती हुई सूरत हाल से पूरी तरह बाखबर रह सके। उस बार हेलीकॉप्टर गाड़ी से दूर वापस लौटने की बजाय चिंगारता हुआ एन गाड़ी के ऊपर से गुजरा था। शायद पायलट को यह देखकर हैरत हुई थी कि उस बार लैंड रोवर सड़क पर मुतहर्रक नहीं थी। इस बार हेलीकॉप्टर दूर तक जाकर लंबर चक्कर काटने की बजाय करीब ही से वापस लौटा था और फिर उसने एक मुख्तसर से दायरे में लैंड रोवर के गिर्द कई चक्कर काटने के बाद घास के मैदान पर परवाज शुरू कर दी थी। वीरा के अंदाजे के एन मुताबिक पायलट ने बुलंदी कम करने का खतरा मोल ले लिया था, जिसकी वजह से हमारे देख लिए जाने का इम्कान बहुत कम रह गया था। पायलट ने मुख्तलिफ समतों और जावियों से सड़क के दोनों तरफ मैदान पर काफी देर तक पुरपीच परवाज की, मगर हमारा सुराग लगाने में कामयाब न हो सका। उस इलाके में खुदरू घास की इतनी कसरत थी कि कई और 100 अफराद भी सब्जे में रुपोश हो जाते तो उनका पता चलाना मुहाल था। आखिरकार हेलीकॉप्टर फिजा में मुअल्लिक हो गया। वीरा को लम्हा भर के लिए शुबा हुआ कि शायद रस्से की मदद से नीचे कूदने का किसी और का इरादा हो, मगर उसका अंदाजा गलत साबित हुआ और हेलीकॉप्टर दोबारा आगे बढ़ गया। इस बार उसने बतदरीज बुलंदी कम करते हुए दोबारा गाड़ी पर चक्कर लगाया था और आखिरकार पूरी तरह मुतमईन होने के बाद पायलट ने उसे अजीम उल जुस्सा परिंदे की तरह करीब ही कहीं उतार दिया और फिजा इंजन और पंखों के कान फाड़ने वाले शोर से गूंजने लगी। फिजा साफ होते ही हम दोनों भी उठ खड़े हुए थे। उस वक्त सूरत हाल बहुत खतरनाक और सनसनीखेज थी। दोनों हरीफ एक दूसरे का जाम से बेखबर करीब से करीब मौजूद थे। हमारे लिए घास और झाड़ियों के पार देखना मुहाल था और कुछ अंदाजा नहीं हो सकता था कि हेलीकॉप्टर में कितने अफराद सवार थे और लैंडिंग के बाद किस किस्म की कार्रवाई का इरादा रखते थे। हेलीकॉप्टर के मुसलसल चलते हुए इंजन से यह अंदाजा जरूर हो रहा था कि वो ज्यादा देर तक वहां रुकने पर मायल नहीं था। मैं उस वक्त पेशकदमी करके उन्हें खौफजदा करने के हक में था। वीरा उनसे जरा भी उलझने के मूड में नहीं थी। मुझे यह खौफ था कि लैंडिंग के बावजूद कोई मुजाहमत न होने पर उनके दिलों से हेलीकॉप्टर गिराए जाने का खौफ दूर हो जाएगा तो वो मुसाफिरों की तलाश में उस इलाके पर नीची परवाज का सिलसिला शुरू कर देंगे जो हमारे लिए खतरनाक था। खुदरू घास के उस जंगल पर हेलीकॉप्टर जिधर से भी गुजरता उसके पंखों से खारिज होने वाली तेज आवाज जमीन पर आंधी की कैफियत पैदा कर दी थी और घास जमीन पर झुककर यूं खुलती चली जाती कि हमारी कमीन गाह उनकी नजरों में आ जाती। उसके अलावा भी मेरे जहन में कई खदशात मौजूद थे और मैं सोच रहा था कि अगर वीरा का उनसे उलझने का इरादा नहीं था तो हमें गाड़ी रोकने की बजाय किसी भी समत में सफर जारी रखना चाहिए था और जब उन्हें ईंधन की कमी की वजह से वापस लौटना पड़ जाता तो हम तेजी के साथ जेथाम की तरफ निकल सकते थे। काली गाड़ी में वो चाहते तो कोई भी खराबी करके उसे सफर के लिए नकारा बना सकते थे या फिर कुर्बो जवार में अपना कोई मुसल्ला आदमी छोड़ सकते थे जो हमारी नमूदार होते ही अपने असलहे के बल पर हमें बेबस कर सकता था। तीसरा और सबसे ज्यादा खतरनाक इम्कान ये था कि वो गाड़ी में कोई ऐसा नकाबले शनाख्त नन्ना सा बग नस्ब कर जाते जो उनके वापस लौट जाने के बावजूद ताकतवर रेडियाई सिग्नल नशर करके
उनके किसी मॉनिटर स्टेशन को हमारी पल पल की खबर और हरकत से बाखबर करता रहता। दाऊद के लिए काम करने वाले ग्रुप 9 के सफा कातलों से दो हाथ करते हुए हमें ऐसे हालात से तजुर्बा हो चुका था और मैं आज़ादी मिल जाने के बाद एक मरतबा फिर किसी चूहेदान में फंसने के लिए कतई तैयार नहीं था। हेलीकॉप्टर की नीची परवाज का अजाला वीरा के जहन में था। उसने कहा कि पायलट ने ऐसी हमाकत की तो वो अपने बेनकाब होने से पहले ही फायरिंग करके हेलीकॉप्टर तबाह करवा देगी, लेकिन इंजन नाकारा होने या बग लगाए जाने के सिलसिले में वो बिल्कुल कोरी थी और हमारे लिए तहम्मुल के साथ इंतजार करने के अलावा कोई चाराकार नहीं रह गया था। आखिरकार चंद मिनट के इंतजार के बाद हेलीकॉप्टर के इंजन की आवाज़ तेज हुई और वो दोबारा फिजा में बुलंद होकर खिलाफ तवक्का मैदान की तरफ आने के बजाय तेजी से उसी तरफ परवाज करता चला गया जिधर से नमूदार हुआ था। शोर मादूम होने के बाद काफ़ी देर तक फिजा पर छाया हुआ सकूत गैर फितरी महसूस होता रहा। फिर हमने सरगोशियों में फैसला किया कि हमें एक साथ निकलने के बजाय मुख्तलिफ समतों में फैल कर सड़क पर निकलना चाहिए। अगर हेलीकॉप्टर का कोई सवार गाड़ी के करीब रह गया हो तो हम में से सिर्फ एक पर अपनी तवज्जो मरकूज कर सके और बाकी दो दूर रहकर उसकी मदद कर सके। उस मरतबा शायद हेलीकॉप्टर वापस ही चला गया था क्योंकि आसमान था हद नज़र साफ पड़ा हुआ था और फिजा में हेलीकॉप्टर के इंजन की जरा भी धमक बाकी नहीं रही थी। वीरा ने अपने लिए वही रास्ता इख्तियार किया जिससे हम घास के जंगल में दाखिल हुए थे। उसने सुल्तान शाह से स्टेन गन वापस ले ली थी और हम दोनों दो मुख्तलिफ समतों में आगे बढ़ने लगे। मेरे लिए वो रास्ता बहुत नाहमवार और दुश्वार साबित हुआ क्योंकि नर्म और लंबी घास की जड़ों में जहाँ बजा खारदार झाड़ियाँ भी उगी हुई थी जिनका पता उस वक्त चलता था जब कांटे जिस्म या लिबास के किसी हिस्से में चुभते थे। लेकिन मैं कोई आवाज़ पैदा किए बगैर मुसलसल आगे बढ़ता रहा, फिर रुख तब्दील करके सड़क की तरफ हो लिया। झाड़ियों से निकलने से बेशतर मैंने लैंड रोवर की समत में निगाहें दौड़ाई तो वहाँ वीरा इत्मीनान से खड़ी सिगरेट पीती नजर आई। उसके अलावा दूर तक किसी मुतनफ़्फ़िस का पता नहीं था। सुल्तान शाह तकरीबन मेरे साथ ही वहाँ पहुंचा था। यहाँ तो मैदान साफ है। वीरा ने फिजा में धुएं के मरगोले बखेरते हुए बेपरवाही के साथ कहा, पता नहीं कि वो लोग अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रहे थे। बस इंजन का डिस्ट्रीब्यूटर कैब निकाल कर ड्राइविंग सीट पर डाल दिया गया। वार्निंग, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उन्होंने हमें जताया है कि वो चाहते तो गाड़ी को नकारा भी कर सकते थे मगर ऐसा नहीं किया गया। उस प्लास्टिक कैब को आसानी से तोड़ा जा सकता था, फिर नया कैब डाले बगैर इंजन ही स्टार्ट ना हो पाता। लेकिन ये मेहरबानी क्यों की गई है? तुम डिस्ट्रीब्यूटर कैब और तार वापस लगाओ, मैं गाड़ी में बग तलाश करती हूँ। उसने गहरा सांस देकर कहा और मैं बोनट उठाकर इंजन की तरफ मुतवज्जा हो गया। कैब लगाकर मैंने वस्ती सुराख में कॉइल से आने वाला तार का सिरा लगाया, फिर प्लग वायर लगाने लगा जिसकी तरतीब मुझे याद नहीं रही थी। 4 सिलेंडर वाली गाड़ियों में सिलेंडर फायरिंग की तरतीब 1 3 4 2 होती है मगर 6 सिलेंडर वाली इंजन का मामला जरा दुश्वार था। खराबी ये थी कि प्लास्टिक कैब पर ढले हुए नंबर खुरच कर मिटा दिए गए थे मगर मुझे अंदाजा था कि तारों की तरतीब गलत होने से ज़्यादा कार्बोरेटर में 2-4 जोरदार पटाखे ही होंगे, उससे ज़्यादा कुछ ना होता। 3 बार मैंने तार तब्दील करके सेल्फ लगाया और फिजा इंजन का बैक फायर से गूंज उठी। वीरा ने घबराकर डैशबोर्ड के खाने में गाड़ी की किताब तलाश की जो ना मिल सकी और उसी दौरान में मेरी चौथी कोशिश बराबर हुई और इंजन हल्के से झटके के साथ पूरी कुव्वत के साथ बेदार हो गया।